मैं आपको बिल्कुल ये आश्वस्त कर रहा हूं कि न चुनाव से पहले गठबंधन न चुनाव के बाद गठबंधन। किंग मेकर टाइप की सिचुएशन में रहे या मेजोरिटी से कम रहे तो आप ऐसा मतलब किसी भी साइड पर जाएंगे नहीं, लिख के दे दीजिए भाई, वो भूलिएगा नहीं, फिर आप लिखेंगे नहीं तो हम दिखाएंगे क्या। न चुनाव से पहले गठबंधन न परिणाम के बाद गठबंधन। बहुत स्वागत है आपका प्रशांत जी। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी पद्मजा जोशी हमारी मैनेजिंग एडिटर और प्रभाकर कुमार जो कि हम लोगों का बिहार का ब्यूरो देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई सारे कैंपेन्स आपने मास्टरमाइंड किए हैं, स्ट्रेटेजाइज किए हैं, आपको एक तरीके से कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे अपनी इमेज बनाई। नेताजी ये बताइए क्या ज़्यादा आसान है, दूसरों को लड़ाना या खुद लड़ना? नहीं, यहाँ पर भी दूसरे को लड़ा ही रहे हैं। फ़र्क बस ये है कि एक नया फॉर्मेशन बनाकर उसको लड़ा रहे हैं, और इससे पहले की जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो पहले से जो फॉर्मेशंस बने हुए थे उनको लड़ाया जा रहा था। लेकिन अगर आप 2014 को देख लीजिए मोदी जी का कैंपेन, तो वो भी एक तरह से नया ही फॉर्मेशन था, क्योंकि गुजरात का कोई किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर किसी राष्ट्रीय दल का नेता बन जाए और फिर उसके कैंपेन को अगर आप कर रहे हैं तो वो भी एक नया ही एक्सपेरिमेंट था। तो अभी भी चुनाव लड़ा ही रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं है। फ़र्क बस मानते हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल है आपके लिए, क्योंकि जितने भी देश के नेता हैं ना वो सब कहते हैं ठीक है बेटे, कोचिंग करना एक बात है, आओ बैटिंग करके देखो फिर पता चलेगा कितना दम है तुम। नहीं, ठीक बात है। वो तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो प्रतिष्ठा तो दांव पर होती ही है। आप बंगाल आए थे मेरा इंटरव्यू लेने, और आप मेरे शुभचिंतक हैं, तो आपने कहा था कि ये मत कहो, 100 सीट वाला मत कहो, वरना बीजेपी के ट्रोल आपको बर्बाद कर देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। और अगर रिजल्ट वैसे नहीं आए होते तो शायद वो होता भी जो आप कहते हैं। तो जब कोई भी जीवन में आप रिस्क ले रहे हैं, कोई बड़ा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उतना तो आपको हार से डर के तो आप नहीं बैठ सकते हैं। जो भी आप प्रेडिक्शन करेंगे, कोई बात कहेंगे, तो उसमें गलती हो सकती है, कोई हम लोग भगवान तो है नहीं। तो प्रशांत जी, अब आपने बोल ही दिया है प्रेडिक्शन की बात, तो उसी से शुरुआत कर लेते हैं। आप बार बार कह रहे हैं या तो अर्श पर या फर्श पर एक आप नंबर, अब अर्श का और फर्श का नंबर बता दीजिए, क्या है आपकी रेंज इसमें? नहीं, अर्श और फर्श पे क्या है कि ज़्यादातर नेताओं से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आइए और बिल्कुल आंख बंद करके बोलिए कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं। तो वो जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ वही आकर कैमरे पर बोलता हूँ, और मैं जो देख रहा हूँ वो 2 प्रोबेबिलिटीज़ है। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि लोगों को, जिनको 30 साल से बिहार में विकल्प की आवश्यकता थी या जिनको महसूस हो रहा था कि विकल्प होना चाहिए, उन्होंने एक सशक्त विकल्प के तौर पर, एक ईमानदार प्रयास के तौर पर जनसुराज को देख लिया, समझ लिया। अब उनको वोट करना है, तो बात उन्होंने सुन ली। कोई ये नहीं कह रहा कि उन्हें पता नहीं कि जनसुराज क्या है, कोई ये नहीं कह रहा कि जनसुराज जो कह रहा है या जो प्रयास कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन वोट करने की जो बात है, इट रिक्वायर्स ए लीप ऑफ फेथ। तो जब मैं लीप ऑफ फेथ की बात करता हूँ, कई लोग कहते हैं भाई ये क्या जाति क्या की वजह है, या यहाँ फॉर्मेशन जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए। ये बात नहीं है। पीपल नीड लीप ऑफ फेथ बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ होपलेसनेस। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप अच्छे भले हैं, आपका पैर टूट जाए और 6 महीने के लिए आप बेड रिडन हो जाए, तो फिर जब आप खड़े होंगे तो अपने आप पर आपका भरोसा नहीं होगा कि मैं ठीक से चल पाऊंगा। तो 25, 30, 40 सालों से जो राज्य, जो समाज एक ढर्रे में जी रहा है, और जहाँ की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को लेकर ज़्यादातर दल और नेताओं ने ये मान लिया है कि भाई बिहार में इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो लोग उसके सफ़रर हैं, उनको कितनी बड़ी हिम्मत, कितना बड़ा उनको विश्वास आना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर कहे कि नहीं, ये सही रास्ता हो सकता है। साधारण तौर पे ऐसा होता नहीं है कि आप बोलें कि या तो 0 मारूंगा या 6 मारूंगा ना, ऐसा होता नहीं है। ये कहेंगे लोग कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अर्श पे हैं कि फर्श पे। अगर जैसे जो प्रशांत किशोर को मैंने इतने साल में देखा है, वो भाई बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। आप खुद बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। अर्श की एक सीलिंग होगी, फ्लोर होगा, फर्श होगा। फर्श का क्या फ्लोर है? मैंने बिल्कुल बताया, या तो 10 से कम या 150 से ऊपर। वोट परसेंटेज में बताइए कि आपको लग रहा है कि आज की, क्योंकि मैं बताता हूं इसलिए, क्योंकि जैसे प्रभाकर भी बताएंगे, पिछले कुछ दिनों से बिहार में चर्चा चल रही है कि क्या प्रशांत किशोर का कैंपेन वक्त से पहले पीक कर गया, कि एक दौर था जब खूब चर्चा थी, अब उनको लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जब से टिकटें बढ़ रही थी ये वो, कि अब थोड़ा सा इनका ग्राफ नीचे जा रहा है। ये देखिए, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को जो लोग देखते हैं उनका ऑब्जर्वेशन का एक अपना तरीका है। कब पीक पर उतार दें, कब आपको पीक पे बैठा दें, कब फर्श पे उतार दें। जब मैंने चलना शुरू किया था तो यही लोग थे जो कह रहे थे बिहार में तो कुछ हो ही नहीं सकता है।
अब वो अपनी बात तो कहेंगे नहीं कि 3 साल पहले तो आपने कहा कि भाई बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है, कितने ही आए कितने गए, प्रशांत किशोर कितने दिन टिकेंगे। फिर आप ही बता रहे हैं कि पीक पर थे। पीक पर क्या है, मतलब 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मीडिया को बाइट मिल रहा है तो आपको लग रहा है पीक पर है। बिहार के सुदूर गाँव में क्या हो रहा है उससे आपको, उसकी खबर आपको थोड़ी ना है। आप तो पटना में, मैं जब 2 साल चल रहा था बिहार में तो आपको लग रहा था प्रशांत किशोर का कुछ नहीं, वैसे कहीं घूम रहे होंगे रास्ते में, लेकिन न्यू तो उसी से बनी है। पटना में 1 महीना में उपलब्ध था, 2-4 हाई प्रोफाइल हाई डेसिबल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए तो लोगों को लग रहा है भाई पूरे बिहार में इन्हीं की चर्चा चल रही है। वो तो घी की आग है, लकड़ी की आग। खाना जो है वो लकड़ी की आग पे बनता है, घी की आग पर खाना नहीं बनता है। मीडिया को घी की आग चाहिए। कुछ आपने कहा तुरंत आग भभका लग रहा है, अरे यार तो प्रशांत किशोर बड़ा जलवा है, पूरे बिहार में इन्हीं का चर्चा चल रहा है। चर्चा वो तो प्रेस करके कोई कर सकता है, लेकिन वो चर्चा इसलिए सस्टेनेबल है क्योंकि गांव गांव में जनसुराज है, घर घर जनसुराज पहुंचा हुआ है, और घर घर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से वार्ता करके नहीं पहुंचा है। मैं तो करीब 1.5 साल पटना में नहीं आया हूं, बात दिल्ली और दूसरे जगह छोड़ दीजिए, मैं तो पटना भी 1.5 साल नहीं आया हूं शुरुआती दिनों में। तो वो गांव गांव लोगों ने देखा है, समझा है। और लीप ऑफ फेथ की जो मैं बात कर रहा हूं, एक बार चूंकि सिंबल नया है, पार्टी नई है, और लोग कह रहे हैं यार बहुत अच्छा है लेकिन बिहार में हो पाएगा क्या। दैट इज वाई दैट लास्ट लीप ऑफ फेथ इज व्हाट मेक्स स्टैटिस्टिक्स टेक ए बैक सीट। और जो रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है कि भाई ये संभव है कि सब कुछ होने के बाद भी कहेगा अच्छा ठीक है देखते हैं अभी थोड़ा दिन और इनको। प्रशांत आपने जब शुरुआत की थी तो आपकी पार्टी को एक एक्स फैक्टर, बिहार इलेक्शन में एक्स फैक्टर के रूप में देखा जा रहा था, जिस तरीके से आपने यात्रा की। और अभी आप जब खुद से आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तो लोगों में थोड़ी निराशा हुई है। उम्मीद थी कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपने घोषणा भी की थी कि 2 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, 2 में से कहीं पे देखिए यही बात है, आप लोग अपने हिसाब, कोई मेरा घोषणा दिखाते जहां मैंने कहा कि मैं 1 सीट पर भी लड़ूंगा। मैंने कहा अगर लड़ूंगा तो मैं दूसरों को बताता हूं कि या तो आपको अपनी जन्मभूमि से लड़ना चाहिए, अपनी कर्मभूमि से लड़ना चाहिए। उस नजरिए से मैंने कहा या तो मैं कर घर लड़ूंगा, अगर लड़ूंगा पार्टी तय करेंगे। अगर वाला शब्द आप मिटा दिए, पार्टी तो और आप एक्स फैक्टर हमको कब बता दिए। एनडीटीवी ने तो हमको कभी एक्स फैक्टर बताया नहीं 3 बरस में। 3 बरस में तो आपने हमको कभी कवर किया नहीं। एक्स फैक्ट देखिए, आपको तो टीआरपी चाहिए। अगर प्रशांत किशोर अभी राघोपुर में लड़ रहे होते, मीडिया को मजा आ रहा होता। मैं हमेशा कहता हूं कि बॉक्सिंग रिंग में उतर के जो 2 लोग लड़ते हैं, धक्के तो उनको खाने हैं, पंचेस तो उनको लगने हैं, जो क्राउड बैठता है वो तो कहता है हाँ मारो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लगो लगो। तो आप तो स्पेक्टेटर हैं, आप अपने लिए स्पेक्टेकल चाहते हैं। वी कैन नॉट बी रनिंग आवर लाइफ बेसिस आप क्या देखना और सुनना चाहते हैं। पर जो एक और शख्स था जिसने यही कोशिश की जो आपने की, वो अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने बोला कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ूंगा। नई दिल्ली सीट पर लड़ गए और शीला दीक्षित उस तरह की मुख्यमंत्री को हरा दिया। अगर आप उस तरह का करते तो लगता कि कप्तान सामने से बैटिंग कर रहा है। देखिए अब आप चूंकि आपने चुनाव नहीं लड़ा। सुन 1 मिनट, ऐसी बात है, आपने ठीक कहा। एक तो आपने अच्छा कहा कि मैं और अरविंद केजरीवाल अलग हैं, क्योंकि अभी तक तो इल्जाम ये लग रहा है कि आप तो दोनों एक ही जैसे हैं। हम उस तरह की राजनीति करते नहीं हैं। दूसरा, अगर आप उसको प्रैक्टिकलिटीज के हिसाब से भी देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे। शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे। अब आप तेजस्वी यादव के खिलाफ जाकर लड़ेंगे तो कोई ये भी कह सकता है कि अरे ये पिछड़ों के नेता हैं इसलिए ये प्रशांत किशोर गए हैं उनको हराने के लिए। मतलब अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते या बिहार का कोई मुख्यमंत्री होता, अगर वो लड़ रहा होता चुनाव, तब आपका सवाल एक बार को जायज़ था कि भाई आप मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे। तो ये मतलब मीडिया को, ठीक है आपका सवाल जायज़ है, ये भी जायज़ है कि भाई अगर लड़ते तो और ज़्यादा चैटर होता, लेकिन चैटर जरूरी नहीं है कि बिहार के सुदूर सीटों पर उसका असर हो रहा है। नहीं, पर पीके इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि तमाम जो आपके सर्वे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है, क्योंकि आप ऐसे ही तय करते हैं ममता बनर्जी के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि भाई उम्मीदवार को उतारने से वो जीतेगा कि हारेगा। आपका सर्वे आपको बता रहा है कि आप खुद नहीं जीत रहे, इसलिए आपने तय किया कि चलो नहीं लड़ते इस बार। नहीं, देखिए मतलब जब 14 को रिजल्ट आएगा तो जन सुराज को कितना सीट कितना वोट आता है उससे मेरी सफलता देखी जाएगी कि मैं राघोपुर में लड़ा हूं कि नहीं लड़ा हूं, इससे सफलता देखी जाएगी। परसेप्शन बनता है, परसेप्शन तो बनता है। परसेप्शन की जो लड़ाई है ना, उस थोड़ा हम पर छोड़ दीजिए। परसेप्शन की ही लड़ाई है कि बिहार में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। परसेप्शन की ही लड़ाई है कि महागठबंधन और एनडीए के अलावा बिहार में कोई स्पेस नहीं है। परसेप्शन एक बात है, फैक्ट अलग है। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में 1/3 लोग दोनों
गठबंधनों में किसी को वोट पीछे से नहीं दे रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ किसी के लिए स्पेस नहीं है। आपका परसेप्शन है। जब भी हम लोगों ने जो पढ़ा है, समझा है कि जब भी आपको परसेप्शन दिखने लगे तो यू नीड टू पॉज एंड लुक एट द हार्ड फैक्ट। फैक्ट और परसेप्शन का हमेशा मिलान हो, ये जरूरी नहीं है। प्रशांत जी, क्योंकि आप 11 अक्टूबर को जब राघोपुर गए थे, वहां पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाली बात होती है। 11 अक्टूबर को आप गए और वो क्लिप अगर हम चलाएंगे, वहां पर आपने लोगों के बीच जाकर के कहा कि भाई हम आए राघोपुर, और लोग ने वहां पे कहा बिल्कुल हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आप कम से कम यू आर करेक्ट बाय सेइंग कि आई सेड कि भाई यहाँ आए, लड़े, क्या कहें। और उन्होंने कहा हाँ आइए। बिल्कुल तो अब वो लोग खुद को ठगा हुआ नहीं महसूस करेंगे? क्यों ठगा हुआ? आइए प्रशांत जी। बिल्कुल नहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको उतने बाइट्स, उतने क्लिप्स दिखाने को नहीं मिल रहे हैं, और थोड़ा और मजा जो आपको आ सकता था मीडिया के हिसाब से, वो शायद मजा नहीं आ रहा है। सर देखिए, आप अनफेयर हो रहे हैं क्योंकि आप नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी आप हमारे ओपनिंग स्पीकर हैं क्योंकि आप एक्स फैक्टर हैं। नहीं, और मैं एक सेकंड वो चलाना चाहती हूँ। ओपनिंग, एक मिनट रुक जाइए। ओपनिंग स्पीकर इसलिए नहीं है कि हम एक्स फैक्टर हैं। ओपनिंग स्पीकर इसलिए है कि हम व्यू लेकर आ रहे हैं। अभी जितने लोग मीडिया में हैं बिहार में, वो, और ये कोई परसेप्शन की बात नहीं है, अगेन हार्ड फैक्ट है। पिछले 3 साल में जो लोग, हम लोग भी जो आंकड़े देख रहे हैं, 2 ही चीज व्यूअरशिप ला रहा है, जनसुराज, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की बीमारी या उनके जो बीमारी कह लीजिए, या उनके जो 1-2 ऐसे आ जाते हैं, कुछ बोल दिया, कुछ मजाक कर दिया, इसके अलावा कोई। क्योंकि और इसको सीरियसली देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो व्यू लाने वाले लोग थे, लालू जी हैं नहीं, नीतीश जी कभी कोई ऐसा इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड या अदरवाइज दे नहीं रहे हैं, रामविलास जी रहे नहीं, सुशील जी हैं नहीं, तो व्यू लाने वाले कौन लोग हैं? किसको लोग सुनना चाहते हैं? अब फिर वो अलग बात है। आपने कहा कि मैं सिर्फ वो लिमिटेड, चल अभी लिमिटेड मैं सवाल का जवाब दे रहा था कि मैं आपके मॉर्निंग ओपनिंग सेशन में क्यों हूं। नहीं, पर मेरी कुछ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई और मैंने यही दिखाया, क्योंकि सोशल मीडिया इंप्रेशंस, डिजिटल व्यूज़, कौन सा इंटरव्यू कितना देखा जा रहा है, वो तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने कहा कि देखिए भाई, इनको देख तो काफ़ी लोग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर नैरेटिव जानते हैं, माहौल बनाना जानते हैं, डिजिटल और सोशल के मास्टर हैं। ये डिजिटल और सोशल तक ही उनकी लड़ाई सीमित रह जाएगी, ये ज़मीन पे नहीं होता। भाजपा पूरे हाई लेवल पे कन्विंस्ड है कि आपका जो भी पॉलिटिकल गेम है वो डिजिटल और सोशल पे हो रहा है, वो धरातल पे नहीं होगा। चलिए, अब भाजपा के सीनियर लीडर ये कह रहे हैं, जो कि इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे। किसी जमाने में मोदी जी इसी विधा को साध कर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने का, ऐसा लोग कहते हैं भी, उनका बहुत बड़ा डिजिटल का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का योगदान रहा है उनके प्रधानमंत्री बनने में। देखिए, जो एक सीक्वेंसिंग है, पहले लोग आपको जानेंगे, फिर लोग आपको सुनेंगे, फिर लोग उसको चर्चा करेंगे, फिर ही उसको वोट देंगे। रिवर्स नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले लोग वोट दे दें फिर चर्चा करें। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले लोगों ने कहा भी प्रशांत किशोर को जानता कौन है, तो चलो भाई लोगों ने जान लिया। फिर लोगों ने जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हैं, ये बात तो लोग मान रहे हैं। तीसरी आप कह रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चौथे स्टेप के लिए आप कह रहे हैं कि वोट देंगे कि नहीं। तो भाई पिछले तीनों स्टेप में आप मुझे किसी भी मीडिया हाउस का, किसी भी विशेषज्ञ का एक बाइट दिखा दीजिए जिसने वो तीनों में मुझे कहा था कि ये होगा। तो जब वो 3 में नहीं माने थे तो चौथे में भी नहीं मानेंगे, लेकिन चौथा मानेंगे जब 14 को इतिहास लिखा जाएगा यहाँ। तो अब देखिएगा, अब तब आपको कॉन्फिडेंस भी दिखेगा। प्रशांत, आपको अब अभी क्या है, मैं बोलूंगा, आप कह रहे नहीं ये तो हो नहीं सकता है, अब उसका कोई अंत नहीं उस बात का। आप कह रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा कि कितनी सीट आएगा, कितनी सीटें आएंगी आपको। तो मैं कितनी बार भी कहूंगा, आप तो मानने वाले नहीं हो। कितने उम्मीदवार आपके लड़ने के लिए जीतने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, 243 हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, उसमें से 4 लोग अमित शाह जी के कर्टसी चले गए और भाजपा के लोगों ने उनको ले लिया। 238 एक आदमी और नहीं जो लड़ रहा है, तो 238 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि नाउ वी आर 8 और 10 डेज अवे, कि करीब करीब 220-25 लोग तो अपने ताकत के हिसाब से अच्छा लड़ रहे हैं। और 160 से 170 सीटों पर निश्चित तौर पर जनसुराज का जो उम्मीदवार है वो ट्रायंगुलर वहाँ फाइट होगी, निश्चित तौर पर होगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब आपका आकलन नहीं हो सकता है कि नहीं उसको 5% आ रहा है, 8% आ रहा है, 10% आ रहा है, मेरा हो सकता है कि उसको 30% आ रहा है, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट आपको 160 से ज़्यादा सीट पर निश्चित दिखेगी। और वो ट्रायंगुलर फाइट जनसुराज के उम्मीदवार और उसके प्रयास की वजह से है।
प्रशांत, आपके विरोधी जो है आप पर यह भी आरोप लगाते हैं कि आप हाई वैल्यू टारगेट चुन के सेंसेशन फैलाते हैं और इस विधा के आप एक्सपर्ट माने जाते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में ये किया है, इसका क्या चुनाव में भी आपको फ़ायदा मिलता है या आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट? मतलब हाई वैल्यू टारगेट का अगर वो बात होती तो हम 3 साल पहले से वही कर रहे हैं, तो वो भी प्रेस करते 2-3 साल पहले भी अगर हम करते वो प्रेस तो भी वो उतना ही हाई वैल्यू क्रिएट माना जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने अगस्त में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया किसी के भ्रष्टाचार पर या सम्राट चौधरी के आपराधिक बैकग्राउंड पर, तो उसका कोई महत्व नहीं है। 3 साल पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। बिहार की राजनीति साधारण तौर पर जाति के इर्द गिर्द घूमती है। आप खुद अपर कास्ट ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। सवाल ये है, और ट्रेडिशनल सोच बिहार के बारे में रही है कि अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर बनना या अपर कास्ट के लिए बिहार की राजनीति में अच्छा कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपका ये प्रयोग कामयाब होता है तो उस जो बहुत बड़ी एक थ्योरी रही है उस पर एक सवाल खड़ा होगा। दूसरा ये कि यहाँ पे क्लास पे वोट नहीं पड़ता, जैसे दिल्ली में क्लास पे वोट पड़ता है, आम आदमी पार्टी को उससे फ़ायदा हुआ। यहाँ पर वोट पड़ता है ज़्यादातर जात पे। आपके हिसाब से कौन सी वो सोशल कम्युनिटीज़, अगर एक तरफ मुस्लिम यादव फॉर्मिनेशन है, एक तरफ ईबीसी और अपर कास्ट है, कौन सी कास्ट आपकी तरफ आ रही है? नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप जो सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग तो डेटा को समझने वाले लोग हैं। 2 बातें कि क्या बिहार में जात की राजनीति, इसकी डिग्री और इसकी इंटेंसिटी दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा या कम है? तो मैं अक्सर एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि पिछले 20 साल में वो चुनाव जहाँ पूरे देश में जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया, उस समय बिहार में क्या हुआ? 1984 में कांग्रेस को भारी सफलता पूरे देश में मिली, तो बिहार में भी कांग्रेस को करीब करीब 100% सफलता मिली। 1989 में नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में बीपी सिंह जीत कर आए, जनता दल जीत कर आया, तो बिहार में भी बीपी सिंह को उतनी ही सीट मिली। 2014 में मोदी जी का लहर चला, तो बिहार में भी मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा। और तब याद रखिए नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे 14 में। 2019 में पुलवामा के नाम पर पूरे देश में वोट पड़ा, तो बिहार में भी पुलवामा के नाम पर 39 सीट जीत कर आई भाजपा। ये चारों एग्जाम्पल अगर आप देख लें तो आपको ये क्या दिखाता है कि जब जब, जिसको आप लोग कहते हैं लहर वाला इलेक्शन है, जब जब कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई विषय जिसने समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया और समाज के अन्य अलग अलग वर्गों के लोग ऊपर उठकर उन्होंने किसी एक दल या पार्टी को वोट किया, तो बिहार में भी वो हुआ है। तो ये सिंगल आउट करना कि बिहार में जाति ज़्यादा है, उसका कोई आंकड़ा, कोई मतलब बैकअप नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। बिहार में जाति उतनी है जितनी कर्नाटक में है, जितने आंध्र में है, जितना गुजरात में है, जितना महाराष्ट्र में है। लेकिन आप जब महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन को या इस तरह के किसी प्रयास को आप लोग जब इंटरव्यू करते हैं, असेस करते हैं, तो वहाँ ये नहीं पूछिएगा कि मराठा और कुंबी को कैसे साधिएगा। आंध्र में आप ये नहीं कहिएगा कि कापू कम्मा रेड्डी को कैसे करोगे। कर्नाटक में आप लिंगायत वोकालिगा की बात नहीं करोगे, क्षत्रिय पटेल की बात गुजरात में नहीं करोगे, यूपी में जात की राजनीति की बात नहीं करोगे। बिहार है तो कहते हैं सब कुछ जाति पर हो रहा है। तो एक तो ये पूर्वाग्रह दिखाता है। दूसरा, अगर आपने अभी जो कहा कॉम्बिनेशन की MY एक और है और बाकी लोग दूसरे तरफ हैं, तो भाई जो हार्ड फैक्ट है, पिछली बार 74% वोट इन दोनों फॉर्मेशंस को पड़ा है। तो जो 25% लोग, 26% लोग जिन्होंने इन दोनों फॉर्मेशन को वोट नहीं दिया, उनकी जाति है कि नहीं है कि वो यूपी के लोग हैं? वो भी तो किसी जात के ही है ना लोग। अगर आप जन्म आपका हुआ है तो किसी न किसी जाति के होंगे। तो अगर आप कह रहे सारा MY लालू जी के साथ है और बाकी सब NDA के साथ है, तो 26% कौन है जिसने कि वोट इन दोनों को नहीं दिया? उनकी जाति क्या है वो भी बता दो भाई, हमको नहीं पता है, आपको पता होगा कि उनकी जाति क्या है जिन्होंने इन दोनों को नहीं दिया। मतलब अपने से बैठा के बना दिया, सारे MY लालू जी को वोट दिए। किसने कह दिया? अगर सारे MY ने लालू जी को वोट दिया तब लालू जी का वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। तो जो जन स्वराज की पॉलिटिक्स थी, आपने बार बार बोला था कि हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, कि हम कास्ट बेस्ड टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते। अब जबकि हम फाइनल ओवर में आ गए हैं इस इलेक्शन के, क्या आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने इस कास्ट पॉलिटिक्स को हरा दिया या कास्ट पॉलिटिक्स ने थोड़ा सा टेम्पर कर दिया प्रशांत किशोर को? बिल्कुल नहीं। मतलब पहली बार आपने ब्रेक कर दिया वो? आपने ब्रेक करने की पहली बात आप ये समझिए कि हमको कास्ट पॉलिटिक्स को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। हर दौर में कुछ लोग हैं जो जातियों की राजनीति करते हैं। जाति को समझना और जाति की राजनीति करना दोनों दो बात है। अब जनसुराज के 240 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं वो भी तो किसी जाति के हैं ही, ऐसा तो जाति उनका इरेज तो हो नहीं सकता है।
अगर पद्मजा जोशी चुनाव लड़ेंगी तो उनकी जाति तो है, पर आप आपने- जाति की राजनीति करें या ना करें। आपने जाति देख के टिकट दिया है कि नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। हम कुछ भी देख कर टिकट दें, अल्टीमेटली आप उसको उस लेंस से देखना चाहते हैं तो आप तो कहिएगा कि इतने अति पिछड़े को दिए, इतने दलित को दिए, इतने ओबीसी को दिए, क्योंकि कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति जाति को इरेज तो नहीं कर सकता है, लेकिन कोई बिहार में ये नहीं कह सकता है कि जनसुराज जाति की राजनीति कर रहा है। कोई बिहार में ये नहीं कह सकता है कि जनसुराज में प्रशांत किशोर ब्राह्मणों के नेता हैं, ये तो कोई नहीं कह रहा है। तो उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि जाति की राजनीति टू दैट एक्सटेंट वी हैव बीन एबल टू ब्रेक। क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा है कि जनसुराज में प्रशांत किशोर या जो इसका जो नेतृत्व है वो सवर्ण का है कि ओबीसी का है कि ईबीसी का है। लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये टिकेंगे नहीं, बिहार में चुनाव हार जाएंगे, इनको समझ नहीं, वो सब कह सकते हैं, लेकिन ये कोई इल्जाम नहीं लगाएगा कि हम लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि प्रशांत जी, आपने जिस दिन अपनी दूसरी लिस्ट रिलीज की थी उस दिन आपने कुछ कहा था, मैं एक बार वो आपको याद दिलाना चाहती हूँ अगर हम वो चला सकें। सबसे पहले तो बात ये कि समाज के सभी वर्गों को उनकी जाति, उनकी संख्या के हिसाब से जो भागीदारी की बात कही गई थी उसके अनुरूप आपको वो सूची दिखी होगी। उसमें अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज के लोग हों, मुस्लिम समुदाय के लोग हों, सामान्य वर्ग के लोग हों, ओबीसी समाज के लोग हों, और उसके नीचे भी जिस समाज की जो जनसंख्या है वो उस हिसाब से उनको भागीदारी दी गई है। तो प्रशांत जी, ये तो आपने जाति के हिसाब से भागीदारी दी गई, तो आपने नहीं उनका नहीं, जाति आपने सुना ही नहीं। आप उसी स्टेटमेंट को आपने जो चलाया प्रूफ के तौर पर, बिल्कुल ठीक बात है कि जनसुराज के संविधान में ये बात लिखी हुई है कि जब हम अपना कोई भी फैसला करेंगे भागीदारी को लेकर तो उसमें समाज के पांचों वर्ग, सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईबीसी वर्ग, मुस्लिम और दलित, इन पांचों समाज के लोगों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी। लेकिन चुनाव का जो आधार है वो मेरिट है, और साथ में ये कहा गया, मान लीजिए 1000 मेरिटोरियस लोग, काबिल लोग चुन के आ गए, चुनाव टिकट तो 243 को ही देना है, तो 1000 लोगों में से 243 जब चुनेंगे, काबिल सब हैं, तो उस समय ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ सामान्य वर्ग के ही काबिल लोग आ जाएं। ये बात कही गई। इसमें जाति की राजनीति क्या है? भागीदारी, मैंने फिर वही आपको कहा कि जातियों की समझ होना और जातियों की राजनीति करना। हम उसमें तो कहा नहीं रहा कि सारे अगड़े एक हो जाओ भैया, तुमको हमने टिकट दिया है। हमने ये तो नहीं कहा कि सारे ओबीसी ईबीसी एक हो जाओ, आपको जनसुराज ने टिकट दिया है। ये कहा गया है कि सभी वर्गों को जो वादा किया गया था उनको उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी दी गई है। क्योंकि सर, जब आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से ये नारा आपका है, नहीं, मेरा नहीं है, मैं जिसका भी है संख्या के हिसाब ना, से ये नारा मैंने नहीं दिया। मैंने, ऐसा है, मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ, आप स्टेटमेंट को एक हिस्सा इरेज करके दिखा रहे हैं। उस एक लाइन उसमें यह भी कहा गया है कि सिलेक्शन का आधार मेरिट है, सही लोग हैं, लेकिन सही लोग 243 नहीं है ना, 243 से ज़्यादा हैं। तो उसमें फिर कैसे आप बांटेंगे कि कौन से सही लोग? सारे ब्राह्मण ही लड़ जाएं कि यही सही लोग हैं, या सारे अति पिछड़े ही लड़ जाएं, या सारे यादव ही लड़ जाएं, या सारे दलित ही लड़ जाएं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वो एक सेकेंड डिग्री फिल्टर है कि जब आप लोगों का चुनाव कर रहे हैं तो उस समूह से जिस समाज की जितनी संख्या है उतना कोशिश करके उतनी भागीदारी उनको दी जाए। जनसुराज ने, मान लीजिए, पहली बार यहाँ के इतिहास में हम लोगों ने अति पिछड़ों को, हिंदू अति पिछड़ों को करीब करीब 55 सीट दिया है, उनकी संख्या के हिसाब से दिया है। उसके लिए कोशिश करी है कि उतने लोग, उतने काबिल लोग निकाले जाएं और तब उनको दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि जनसुराज को अति पिछड़ों की राजनीति अलग से कर रहा है, या मुसलमानों को 34 सीट दिया गया है, उनकी संख्या है इसलिए उनको 34 सीट दिया गया है। अगर कोई आपका वोट बैंक है तो आप एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं माइग्रेंट वोटर्स को अपना वोट बैंक बनाने की, जो युवा हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नौकरियों में काम करते हैं, जो वापस आए हैं छठ के लिए, दीपावली के लिए, आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका वोटर बन जाए। लेकिन वो अलग अलग जातियों से भी आते हैं। क्या आपको लगता है कि वो जाति से एक कदम ऊपर उठते हुए एक माइग्रेंट वोट बनेगा प्रशांत किशोर की पार्टी का? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हम लोग का जो वोट बैंक है, या जो आप स्टार्टिंग पॉइंट मानिए, वो ये है जो बिहार में बदलाव चाहता है और दोनों गठबंधनों से उबा हुआ है। आप उसको जाति के लेंस से देखना चाहते हैं तो मैंने जैसा कहा कि 25% लोग जो दोनों गठबंधनों को वोट जिन्होंने नहीं दिया है, उसको आप जातियों के हिसाब से भी देख सकते हैं कि किस जाति के लोग हैं जो ज़्यादा हैं, या उसको प्रोफेशन के हिसाब से देख सकते हैं, या उसके जो वर्क लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं। वो तो सेकेंड या थर्ड डिग्री फिल्टर है। पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो लोग जो बिहार में बदलाव चाहते हैं,
इन दोनों फॉर्मेशन से उबे हुए हैं। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर जनसुराज। 1280 दिन की आपकी सिंगल बिगेस्ट लर्निंग क्या है? सिंगल बिगेस्ट लर्निंग ये है कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा गरीब, उससे कहीं ज़्यादा बदहाल या दुर्दशा की स्थिति में लोग यहाँ पर हैं। मैं बिहार से हूँ, थोड़ी बहुत आंकड़ों की समझ है, ऐसा कह सकता हूँ। और यहाँ प्रोफेशनली भी जब मैं यूएन में था तब भी यहाँ पर मैंने 2 साल काम किया है, और यहाँ पढ़ाई लिखाई भी की, 2 साल काम भी किया, और राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ समय यहाँ बिताया है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे इस बात की समझ है कि बिहार की समस्याएं क्या हैं या बिहार के लोगों की स्थिति क्या है। लेकिन जब मैं नीचे गया हूँ, 3 साल जो मैंने काम किया है, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बहुत ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलू हैं जो आंकड़ों में नहीं दिखते हैं। आंकड़ों में ये नहीं दिखता है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल एक दे के बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 2015 का मैंने एजेंडा एक तरीके से महागठबंधन का सेट किया था। 7 निश्चय का एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उसमें मैंने ये जो वृद्धा पेंशन है उसकी बात नहीं कही थी, जो कि बिल्कुल छोटा चीज़ था, किया जा सकता था। क्योंकि मुझे उस समय समझ ही नहीं थी कि 400 रुपया का जो मासिक पेंशन है वो कितना महत्वपूर्ण है उस महिला के लिए, या उस विधवा के लिए, या उस विकलांग के लिए, जिसको कि पूरा महीना 400 रुपये में बिताना पड़ता है। तो जब मैं पैदल चला और मैंने देखा कि भाई लोग उसका भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि वो 400 रुपये आए तो मैं दवा खरीदूंगी, तो ये चीज़ें जो आंकड़ों में आपको नहीं दिखती है। पहले मुझे आंकड़ों में दिखा होगा कि 1.25 करोड़ लोग हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, वो आगे बढ़ गई बात। तो एक लाइन में समअप यही करूंगा कि जितना आंकड़ों में बिहार गरीब दिखता है, उससे बहुत ज़्यादा गरीब और बदहाल ज़मीन पर है। कुछ सवाल हम लेते हैं हमारे साथियों से जो कि हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। सुमित अवस्थी मुझे दिख रहे हैं। सुमित, पूछिए। प्रशांत जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। आज से 22 दिन पहले मैं आपसे आपके घर में मिला था, इसी शहर पटना में। मेरा घर नहीं है। जहाँ भी आपका कैंप ऑफिस कह लीजिए आप। नहीं, उसको भी चला दीजिएगा आप लोग की। नहीं, जो अब मुझे तो आपने वहीं बुलाया था कि हाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम चल के आए थे। जो भी था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं दूसरी बड़ा वायरल हुआ है वो। थैंक्स टू यू ना, थैंक्स टू मी, थैंक यू, थैंक्स टू द कंटेंट। मैं मनोरंजन भारती जी आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बीच में आप आए और आपने 2-4 सवाल दागे, मैंने कुछ बोला और एकदम वो चल रहा है कि अरे देखिए इनका दोनों का। चलिए बस पूछिए सर। टाइट रहते हैं पत्रकारों से, ऐसा चल रहा है नहीं? चलिए। आपकी याददाश्त अच्छी है। मैं उसी दिन, आपने 9 तारीख थी वो, शाम को हम 5 बजे के आसपास इंटरव्यू कर रहे थे आपका। आपने ये कहा था कि आप 11 तारीख को राघोपुर जा रहे हैं, फिर आप बताएंगे कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जी, अगर मेरा कॉन्टेक्स्ट गलत है तो मुझे नहीं बिल्कुल ठीक है। आप 11 तारीख को गए, आपने वहाँ कहा, जैसे ही पद्मजा ने सवाल भी पूछा, लोगों ने कहा कि आपको लड़ना चाहिए, आपने नहीं लड़ा। जी, मैं अब ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि राघोपुर से अगर या कहीं से भी कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा होता, अभी अभी आपने कहा, तो मैं लड़ता, जैसे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के अगेंस्ट में दिल्ली में लड़ा था। पर सम्राट चौधरी तो चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी के खिलाफ आपने कैंपेन छेड़ा हुआ है। आप सम्राट चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ लेते तो अगर आप ठीक ऐसा है। वैसे तो मैं 243 पर लड़ सकता हूँ। मुझे लड़ने, आप जैसे लोग सलाह देंगे 243 में भी मैं लड़ सकता हूँ। लेकिन आपने बात ठीक उठाई। तारापुर में कौन लड़ रहा है सम्राट चौधरी के खिलाफ? महागठबंधन नहीं लड़ रहा है। महागठबंधन का कैंडिडेट भी वहाँ नहीं है। सम्राट चौधरी के खिलाफ तारापुर में जनसुराज का प्रत्याशी लड़ रहा है। एक डॉक्टर लड़ रहे हैं जो डबल एमडी हैं। अब चूंकि आपने सवाल पूछा है, डबल एमडी है वो आदमी, पेडिट्रिशियन है, वहीं का लोकल बंदा है, और वो सम्राट चौधरी के खिलाफ लड़ रहा है। बाकी जितने उम्मीदवार थे या तो खरीद लिए गए या उनको डरा कर बैठा दिया गया। तो जनसुराज ही लड़ रहा है, दूसरा कोई नहीं लड़ रहा है। संविधान में अगर आप ये प्रावधान करा दें कि 243 सीट भी आदमी लड़ सकता है, तो मैं 243 ही लड़ लूँ। और एक तरीके से 243 ही लड़ रहे हैं। जो लोग लड़ रहे हैं, मैं अकेला ही उनसे लड़ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 243 पर हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने दम पर एक विकल्प खड़ा किया है, आप मेरे आलोचक हो सकते हैं, लेकिन इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे कि वो मैंने किया है। अब वो उसमें कितना दम है नहीं है वो आपको 14 को दिखेगा। आपने राघोपुरी क्यों चुना था? आपने राघोपुर इसलिए चुना था क्योंकि आप बीच बीच में, दिल्ली के आप पत्रकार हैं, बीच बीच में बिहार में आते हैं, क्योंकि जनसुराज के उम्मीदवारी की एक जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो आपने उसको फॉलो पूरा नहीं किया है। जनवरी से हम लोगों ने आवेदन लिए, कोई 12,000 लोगों ने आवेदन दिया। उसमें राघोपुर से
वहाँ के संगठन के लोगों ने मेरे नाम से आवेदन दे दिया कि भैया आप आकर यहाँ लड़िए, ये तो बहुत दिन से जीत रहे हैं, आप आके लड़िएगा तो हरा सकते हैं। और वहीं से ये चर्चा शुरू हुई है। और हर बार हमने कहा है कि अगर पार्टी तय करेगी, लोग तय करेंगे तो देखा जाएगा, लड़ा जाएगा। आपने ठीक कहा, 9 तारीख को भी मैंने कहा कि मैं 11 को जा रहा हूँ, लोगों से बात करूंगा, फिर आकर पार्टी निर्णय जो लेगी वो करेंगे। 11 को गए और जैसे पद्मराज जी ने कहा, लोगों ने वहाँ उत्साह भी दिखाया, नहीं भैया आप आइए लड़ने, कोई बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली नहीं लड़ने का फैसला सिर्फ इसी बात पर था कि समय नहीं है। अगर आप राघोपुर जाएंगे तो 3-4 दिन भी अगर जो लगाएंगे तो आपके पास दूसरे जगहों पर कैंपेन करने के लिए समय नहीं होगा। एक बात आप समझ लीजिए कि मैंने एक और वादा जो किया था लोगों से कि 200 से ज़्यादा लोग, वो लोग चुनाव लड़ रहे होंगे जो कि जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़े, और वो इसलिए लड़ रहे हैं, एक उनका फैक्टर ये भी है कि भैया प्रशांत किशोर या इनकी व्यवस्था से उनको चुनावी राजनीति लड़ने में मदद मिलेगी। अगर मैं खुद 4 दिन राघोपुर में 2 दिन 4 दिन रह जाऊंगा तो उतने लोग जहां मैं अदरवाइज पहुंच सकता था वो नहीं पहुंच पाता। तो नेट ये निर्णय ये किया गया कि जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर, अपना प्रोफेशन, अपनी प्रतिष्ठा, अपना जो कुछ भी उनका है वो छोड़कर हमारे भरोसे आकर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मैं उनको छोड़कर अपना चुनाव लड़ने चला जाऊंगा तो उनके साथ वो न्याय नहीं होगा, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। आपने कहा पीके की पार्टी तय करेगी, पार्टी, जब आप कह रहे तो मैं हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मैं कह कि ये तो बहुत ज़्यादा सुप्रीमो बेस्ड वन मैन शो नहीं है, क्योंकि जैसे जब केजरीवाल ने आप खड़ा किया तो उनके साथ प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, वो बाद में टिके नहीं टिके वो अलग बात है, किरण बेदी, अन्ना हजारे, मतलब पूरी जमात थी अलग अलग लोगों की जिन्होंने मिल के अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी वो मूवमेंट बनी। ये जो पूरी पार्टी है, आपके पर्सनैलिटी, आपके मूड, आपका गुस्सा, आपका एफर्ट, आपका इनिशिएटिव, आपका एंटरप्राइज, उसी के बहुत इर्द गिर्द नहीं है। लेकिन ये तो किसी दौर में बीजेपी में आपको सब कुछ आडवाणी जी के इर्द गिर्द दिखता होगा। आज वो आपको नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द दिख रहा है, 10 साल के बाद वो किसी दूसरे के इर्द गिर्द दिख सकता है। जिस दौर में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है उसकी बात वो ज़्यादा विजिबल होता है। किसी दौर में गांधी के पहले की कांग्रेस में कोई दूसरा लीडर रहा होगा, जब महात्मा गांधी आ गए तो ऐसा लगा कि भाई महात्मा गांधी ही सब कर रहे हैं, फिर नेहरू उसके चेहरा हो गए, फिर इंदिरा जी के चेहरे पे कांग्रेस चलने लगी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जनसुराज किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार का दल नहीं है। आज के दौर में प्रशांत किशोर इसका चेहरा दिख सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो समय भी आएगा जब मेरे से काबिल लोग इसका चेहरा भी बनेंगे और मेरे से ज़्यादा विश्वास, नाम और प्रतिष्ठा भी उनको सब नेता कहते हैं वो अल्टीमेटली कभी होता नहीं है, वो अलग मसला है, लेकिन वो बाद ही में पता चलेगा। अभी अखिलेश शर्मा आपसे नहीं, एक मिनट, आपने जब कहा कि होता नहीं है तो क्या आज मोदी जी का चेहरा बीजेपी में नहीं है? तो क्या मोदी जी ने बीजेपी बनाया है? और जब आडवाणी जी बीजेपी चला रहे थे तब मोदी जी का कितना नाम था? तब तो लोग अटल आडवाणी की ही बात कर रहे थे। पर बीजेपी अलग है ना उस मायने में। अच्छा, क्यों अलग है? क्यों आप सपा ले लीजिए, ना, बसपा ले एक लीजिए, मिनट, जेडीयू ले नहीं, लीजिए, आप कोई भी दूसरी पार्टी ले लीजिए, अगर आप वो तो सब परिवार के ही इर्द गिर्द आके टिक जाती है। नहीं। भाजपा उस मामले में एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है? भाजपा में परिवारवाद नहीं है। अब इसीलिए ना लोग आप लोग को दोष देते हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि देखिए, अच्छा एक मिनट बोलिए आप पहले। एक मिनट रुक जाइए। मैंने कांग्रेस और भाजपा दोनों का एग्जाम्पल दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस दौर में जो आदमी सामने से लड़ रहा होता है ऐसा दिखता है कि इसी का सब है। जैसे आप सपा का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो सपा में एक दौर था जबकि नेताजी और अमर सिंह ही दिखते थे कि यही लोग सपा चला रहे। आज वो दोनों लोग नहीं है। किसी दौर में राजद में भी आपको दिखता होगा कि भाई राजद के ये 2 लोग थे। जब लालू जी का 90 का दौर है, पार्टीज में तो फादर के बाद बेटा ही आता है या बेटी आती है, ऐसे ही हो रहा है ना। मतलब वो उसमें ठीक बहुत नहीं, वहां ठीक है, जहां एक्सेप्शंस वो वहां पे ठीक है। लेकिन अगर आप परिवार वाले पार्टी को भी देख लें तो लालू जी के 90 के दौर में जो लोग राजद के चेहरा रहे होंगे, लालू जी के इर्द गिर्द के जो 2-3 लोग जो राजद का चेहरा थे, वो तो आज कोई भी नहीं है। आज तो संजय यादव हैं, आज तो तेजस्वी यादव हैं। कहाँ है वो चेहरा? वो तो आपकी टीम के कई लोग सामने भी बैठे हैं। बताइए सच में ये आपको बोल पाते कि नहीं पीके ये गलत है, या इतना खौफ है आपका कि आपने बोला लेफ्ट तो लेफ्ट, आपने बोला राइट तो राइट? मैं आपको बताऊं, मेरी जो आलोचना मेरे साथी कर रहे हैं, पार्टी के कॉलीग, वो इसलिए कर रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक आप हो। मैं इतना कंसल्टेशन करा रहा हूं। जो आप टिकटों की बात कर रहे हैं, 8 दिन तक दूसरे दलों में एक चुनाव की कमेटी होती है, कोई एक हाई पावर्ड कमेटी है जो टिकट डिसाइड करती है। हम लोग 150 लोग बैठ के टिकटों पर उन्होंने 10 दिन अनवरत चर्चा करी है। और
कोई भी ये नहीं कह सकता है कि उससे पूछा नहीं गया। ऐसे बड़ा दल है, कोई कह सकता है कि हमारी राय नहीं ली गई है। लेकिन आपने कुछ नाम बताए, किरण बेदी, ये भाई बिहार के सबसे बड़े कानूनविद, सबसे बड़े वकील वाईबी गिरी हमारे साथ हैं। बिहार के सबसे नामी ईमानदार जितने ब्यूरोक्रेट हैं वो सब जनसुराज में हैं। बिहार में और कई बहुतेरे समाज सेवी जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा काम किया है वो जनसुराज का हिस्सा है। लेकिन आप चूंकि दिल्ली ये नहीं है, आप उतना क्लोजली उसको फॉलो नहीं करते हैं, इंडिविजुअली उनको जानते नहीं हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि कोई अगल बगल नहीं है इनके। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कैंडिडेट सिलेक्शन की बात की कि ईमानदार, जाने माने, जो समाज के बीच में रह के काम करने वाले लोग हैं, तो दुलार चंद यादव आपका प्रचार क्यों कर रहे थे? उनके खिलाफ तो दुलार चंद यादव ना जनसुराज, criminal रहे नहीं हैं। सुन लीजिए, दुलाल चंद यादव ना जनसुराज में हैं, अब तो दुनिया में नहीं है ना। दुलाल चंद यादव ना हमारे पार्टी के सदस्य हैं, ना उनकी कोई भागीदारी जनसुराज में है। वहाँ पर जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष, हम उनके लिए जिम्मेवार हैं। अब उनके समर्थक कौन खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं ये तो आपके हाथ में है नहीं। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ अभी नवादा, वहाँ पर कोई समर्थक खड़ा होकर प्रचार करेगा तो उसका सारा दोष आप मेरे पे नहीं दे सकते। दुलाल चंद यादव जी का जनसुराज से सीधा कोई सरोकार किसी भी फॉर्म में नहीं रहा है। पर पीयूष प्रियदर्शी के तो साथ वो थे, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। नहीं भाई, आप उनका समर्थन क्यों ले रहे हैं जो खुद हम बाहुबली हैं, बिल्कुल जिनके नहीं खिलाफ ले क्रिमिनल रहे। केस है? कोई पीयूष ने उनका समर्थन नहीं लिया है। आप जाकर वीडियो देख लीजिए, वहां पर दुलाल चंद यादव की लड़ाई वहां अनंत सिंह से है। पर सर, वो कैमरे पे पीयूष प्रियदर्शी कह रहे हैं दुलार चाचा हमारे साथ थे। हाँ ठीक अनंत है, सिंह- हाँ बोल रहे हैं कि साथ में जिसको थे। चाचा बुला रहे हैं, अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो घुस गए वहां कैवलकेड नहीं, में। ऐसा है कि चाचा जिसको बुला रहे हैं वो आदमी वहां पर आपको क्रिमिनल दिख रहा है और सामने के दो बाहुबली लड़ रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह से आप कभी पूछिएगा नहीं डर के मारे कि भैया आप वहां बाहुबली को अनंत सिंह को काहे लड़ा बेशक रहे वो हैं। बाहुबली हैं, पर आप तो पार्टी विद डिफरेंस बिल्कुल है। तो हमारा जो अब देख लीजिए, आपने पैरामीटर कितना चेंज किया हुआ है। प्रत्याशी ठीक है, उतना काफी नहीं है। प्रत्याशी के भीड़ में कोई आया है उसका भी जिम्मा प्रशांत किशोर का होना चाहिए। और ये मीडिया की हाइपोक्रेसी है कि आप हिम्मत भी नहीं जुटाते हैं ये पूछने के लिए कि अनंत सिंह इतने साल से यहां पर कैसे टिकट पाते हैं, कैसे जीतते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। पूछेंगे सूरजभान सिंह के बारे में भी पूछेंगे, अनंत सिंह के बारे में भी पूछेंगे। सूरजभान एनडीए के एमपी रहे हैं, बिहार से एमपी रहे हैं। कितनी बार सवाल आप लोगों ने पूछा है अमित शाह जी से। और छोड़िए सूरजभान की बात, मैं मन से आपके कह रहा हूं, सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है। जरा पूछिए तो अमित शाह से। रोज तो कॉन्क्लेव हो रहा है, आज भी आएंगे आपके यहाँ। आप ये सवाल मेरी ओर से जरूर पूछिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है एनडीटीवी से, आप बाहुबली सारे पत्रकार, आज अमित शाह जब आएंगे उनसे एक लाइन ये पूछिएगा जरूर कि सर आपको पूरे बिहार में 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर मिला और ये आपको जानकारी थी, है या नहीं है? वो कह रहे हैं वो केस ड्रॉप हो गया उनके खिलाफ। नहीं, अमित शाह ने कहा है। नहीं, खुद सम्राट चौधरी ने कहा है। सम्राट कि चौधरी भाई की तो बात ही हमारा छोड़ नाम दिया। था, वो कोर्ट ने ड्रॉप कर दिया। कोई उसके नहीं बाद। ड्रॉप किया है, ये पूरी तरह से बरगला रहे हैं। उन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, कहा कि मैं 15 साल का हूं, इसलिए नाबालिग होने के नाम पर उनको बरी किया गया है। ट्रायल नहीं चला है तो कोर्ट बरी कैसे कर देगा? निर्भया केस में आप लोग दिल्ली के हैं इसलिए उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। 2-3 अपराधी रेपिस्ट जो हैं वो इसलिए छूट गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? तो मैं आपसे अनुरोध इतना ही कर रहा हूं कि अमित शाह जी से यह सवाल पूछ लीजिए कि आप बताइए, आप गृह मंत्री हैं, कि सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या के जो अभियुक्त थे वो जेल में थे, उस केस का स्टेटस क्या है? चलिए ना रुक जाइए, पूछिएगा जरूर इसको। भाई जैसे आप दिखा रहे हैं ना कि आपने ये कहा था जाति वाला बात, ये भी क्लिप दिखाया जाएगा। आप ये पूछिए, जवाब दे ना दे कि गृह मंत्री होने के नाते वो ये बता दें कि वो 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त का जो केस है उसका स्टेटस क्या है? ट्रायल चल रहा है, केस बंद हो गया, बरी हो गया, स्टेटस बता दे खाली। चलिए अखिलेश शर्मा पूछिए। प्रशांत जी, एक आपने भी जो बात कही उससे थोड़ी चिंता होती है, वो चिंता इस बात की है। मैं थोड़ा अलग विषय पे आ रहा हूँ। आपने जो कहा कि जो आंकड़ों में दिखता है उससे भी कहीं ज़्यादा गरीबी बिहार में है, और आपने कुछ उदाहरण दिए कि जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है उसका इंतजार होता है महिलाओं को कि आए तो दवाई खरीद सकें। तो इसीलिए इससे जुड़ा प्रश्न ये कि जब ये 10,000 रुपये देती है सरकार यहाँ की महिलाओं को, तो ये कहा जाता है कि ये चुनाव पूरा 10,000 ही चुनाव बन गया है। एक ही मुद्दा है इस चुनाव में, वो है 10,000 रुपये का। आपको कैसे चिंता होती है कि ये मुद्दा पूरा चुनाव का नैरेटिव बदल देगा? मान लीजिए एक बार को तर्क के लिए आप ही की बात मान लें कि 10,000 बहुत बड़ा मुद्दा है, तो 2 बातें इससे बिल्कुल क्लियर है
कि ये सरकार की व्यवस्था में लोग, जो सरकार या व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक इमोरलिटी दिखा रहा है कि आपने 5 साल कुछ नहीं किया और चुनाव के ठीक पहले ऑर्गेनाइज तरीके से 10,000 रुपये देकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से लिटरली गवर्नमेंट लेड भ्रष्टाचार है, ब्राइबरी है। लेकिन अब आ जाइए मुद्दे पर, कितने लोगों को 10,000 रुपया दिया गया है? 1 करोड़ लोगों को सरकार ने दावा किया, और अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो अभी और लोगों को ये पैसे भेज रहे हैं। करीब 2 करोड़ लोगों को पैसे भेजेंगे। बिहार में कितनी महिलाएं हैं? 6.5 करोड़। अगर उसमें से नाबालिगों को हटा भी दे तो भी 5 करोड़ महिला हुई। तो अगर 2.5 करोड़ लोगों को मिलने से वो वोट दे देगा तो इसका रिवर्स भी ट्रू है, जिसको नहीं मिला वो भी नहीं देगा। तो आप गांव में चलिए हमारे साथ, जितनी महिलाएं आपको मिलेंगी कि हमको पैसा मिला है, उससे कहीं ज्यादा संख्या में महिलाएं गाली भी दे रहे हैं कि सब इतना बदमाश है कि चुन चुन के दे रहा है वोट लेने के लिए, इस बार इसको वोट नहीं देंगे। और आप लोग इसका जो तुलना कर देते हैं महाराष्ट्र वगैरह से, महाराष्ट्र में यूनिवर्सली सबको पैसा दिया गया है और एक 1 शॉट नहीं दिया गया है, हर महीने दिया गया है। और यहाँ के लोगों के लिए समझने की बात है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी वो स्कीम नहीं चल पा रही है। तो 10,000 रुपया अगर दे रही है सरकार, तो आप बिहार जैसे राज्य से 10,000 रुपये अगर आप देने की स्थिति में हैं तो आपको पहले देना चाहिए था। और लोग अगर 10,000 रुपये पर अपना वोट बेच देंगे तो मैं बिल्कुल कैमरे पर कह रहा हूँ कि तैयार रहो, अगले 5 साल के लिए तुम्हारा इंदिरा आवास भी बिक गया, तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार भी उसी 10,000 में बिक गया। अगर आप 10,000 में बेच देंगे तो फिर इसी जीवन को जीना पड़ेगा आपको। मनोरंजन भारती आप सवाल पूछेंगे। बाबा प्रसाद जी, आपने कहा कि 2 बॉक्सर लड़ते हैं, पंचेज उनको लगते हैं और जो ताली बजाता है उसको मजा आता है। तो आप एक तरह से अपने वोटर को का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? वोटर रिंग में थोड़ी ना है। नहीं, रिंग के बाहर है ना, वही तो आपका वोटर है जिसको जो ताली बजा रहा है आपके लिए। आप नहीं, मैंने कहा कि जैसे 2 बॉक्सर लड़ते हैं तो उनको तैयारी करनी है, उनको लड़ना है, उनको तय करना है कि कब लड़ेंगे। जो रिंग के बाहर बैठा है वो तो बैठ के ताली ही बजाएगा। तो आप तो मीडिया रिंग के बाहर बैठी हुई है, हम मीडिया को कह रहे हैं, उसको आप समाज पर क्यों डाल रहे हैं? प्रशांत, आपको नहीं टारगेट कर रहे हैं। प्रशांत, कब आएगा? कोई आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। मैंने कल ही कहा है कि आप लोग एनडीए का मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं, एनडीए को तो रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था। कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में ऐसी होनी चाहिए कि जो इनकम्बेंट है उसको अपना पहले रिपोर्ट कार्ड देना है, उसके बाद आप मैनिफेस्टो दीजिए। मैनिफेस्टो में वही बात लिखा है जो पिछले 15 साल से लिखा जा रहा है। अब तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो दिया है, आप मैनिफेस्टो को पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है, हमारे मैनिफेस्टो का भी वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के हर घर से नौकरी दे देंगे, तो 3 करोड़ गुने 20,000 भी कर दीजिए तो देख लीजिए कितना पैसा होता है। वो हर आदमी को 2,500, हर महिला को 2,500 रुपया हर महीने दे देंगे। और कोई भी दुनिया में ऐसी बात नहीं है जो सोची जा सकती है जो कि वो मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। तो उस मैनिफेस्टो का क्या वैल्यू है? और बिहार के, मैंने तो कम से कम किसी गांव में कहीं पर ये चर्चा होते नहीं सुना कि भाई आज एनडीए का मैनिफेस्टो आया, उसमें ये बहुत बड़ी बात कही गई है। ये तो मीडिया का चैटर का विषय है। और कुछ जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो सीधे रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं, वो कभी कभी देखते हैं कि अच्छा भाई शिक्षकों के लिए आपने क्या कहा, संविदा कर्मी के लिए आपने क्या कहा। समाज में बड़े स्तर पर इसकी कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं होती है, और इसलिए नहीं होती है कि लोगों ने देख लिया है कि मैनिफेस्टो लोग लिखते हैं, उसको कोई पढ़ता भी नहीं है। खुद नीतीश कुमार को याद नहीं होगा, आज आएंगे अमित शाह फिर, क्योंकि नीतीश जी तो आएंगे नहीं, तो पूछ लीजिएगा कि सर एनडीए में 5 प्रॉमिस आप लोग कौन सा किए हैं। अमित शाह भी मन से बोले कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है, और उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हर ब्लॉक में हम लोग नया फैक्ट्री लगाएंगे। अब आप देख लीजिए मैनिफेस्टो की हालत मेरे भाई। अमित शाह जी ने अभी 5 दिन पहले कहा कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है, और उनके गठबंधन के मैनिफेस्टो में हर ब्लॉक में फैक्ट्री लगेगी, यही उनका मुद्दा है। तो या तो पहले वो झूठ बोल रहे थे या उनका मैनिफेस्टो गलत बोल रहा है। प्रशांत, आप चुनाव तो मजबूती से लड़ रहे हैं, चलिए आप मान तो रहे हैं, एक मजबूत थर्ड फ्रंट या तीसरे विकल्प के रूप में है। जो आंकड़े 14 को आएंगे उसके बाद आपकी जरूरत पड़ सकती है किसी को भी, तो विचारधारा के आधार पे आप किसके करीब माने जाएं? या अगर मैं ये बोलूं कि
किसके सर पे हाथ रखेंगे आपकी अगर जरूरत पड़ी तो विचारधारा के आधार पर हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं, तो बीजेपी के अगेंस्ट ही रहेंगे। लेकिन मैंने पहले कहा है, अगर आप मेरे आकलन पर जाएंगे तो अर्श या फर्श की स्थिति है। तो अगर हम फर्श पे हैं तो हमारी ज़रूरत किसी को नहीं है, और अगर हम अर्श पे हैं तो हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर बीच में रहे और आपकी जरूरत पड़ी तो, और अगर बीच में रह गए तो हम लोगों ने पहले ही कहा है कि हम लोग समाज की राजनीति करना चाहते हैं, पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर जनता नहीं मैंडेट दे रही है तो जो काम पहले से कर रहे हैं वो करते रहेंगे। सब कहते हैं, लेकिन जब बारी आती है तो फिर एक साइड पे हो जाते हैं। भाई लोगों ने कहा था कि सब कहते हैं लेकिन चुनाव होगा तो गठबंधन कर फिर लीजिएगा। बोलेंगे कि वर्डिक्ट की मजबूरी है, क्या करें, सरकार तो बननी है। भाई ऐसे यही बात है राहुल जी, आप चूंकि पुराने पत्रकार हैं, आपको अनुभव है, आपने कई चीजें ऐसी देखी हैं। लेकिन जो चीजें लोग देखते हुए आए हैं उसी को तोड़ने के लिए तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने कहा अरे कितना दिन पैदल चलेंगे, कुछ दिन में भाग जाएंगे, उसको तो नहीं, मैं भागा तो नहीं। लोगों ने कहा भाई दल ये क्या बनाएंगे, सवर्ण है ये बिहार में दल नहीं खड़ा कर सकते हैं। अब आप ही कॉलिग कह रहे हैं भाई आप मजबूती से लड़ रहे हैं, त्रिकोणीय लड़ाई आपने तो कर ही दिया है। आपने लोगों ने कहा कि अरे भैया देखिए ना इनका चिराग से दोस्ती है, उससे दोस्ती है, उससे दोस्ती है, चुनाव आते आते कहीं ना कहीं गठबंधन कर लेंगे, वो भी नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आप कर लीजिएगा। मैं आपको लाइए लिख के दे देता हूं, ना चुनाव से पहले गठबंधन ना चुनाव के बाद गठबंधन। नहीं, अगर ऐसी स्थिति आई कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी फिर से चुनाव, नहीं तो फिर से लिख- चुनाव लिख होना के देंगे चाहिए। आप अच्छे से। लाइए। लाइए भाई, कागज लाइए, ये आप एक जरा कोई कागज और कलम लेके आइए, चलो लिखवा लेते हैं। एमएलए भाग गया तो मनोरंजन भारती को रिपोर्ट करना चाहिए कि उनको भगाने वाले कौन लोग हैं। जरा कागज कलम का प्रबंध कीजिए। आपने मनोरंजन जी ये रिपोर्ट नहीं किया कि 3 जो हमारे प्रत्याशी भागे या भगा दिए गए, वहां देश के गृह मंत्री और देश के शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे, कैसे भागे, इस पर एनडीटीवी पे मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखा अभी तक। जब आप रिपोर्ट किया है प्रशांत जी, ऐसा नहीं है ना कैसे भागे ये नहीं बताए। नहीं फिर लड़ाई हो जाएगी। फिर आप वही चाहते हैं हर में आप टारगेट एक बार छोड़ देंगे, 2 बार, तीसरे बार तो हम भी कहेंगे। बोलिए कि क्या आपने किया? क्यों नहीं किया है? नहीं किया है, रिपोर्ट किया है प्रशांत जी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। रिपोर्ट किया, प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट कि है। धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं वो जन स्वराज के प्रत्याशी के घर पर बैठ के नॉमिनेशन विड्रॉ करा रहे हैं। इस पर अगर एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है, शायद मैं व्यस्तता से भूल गया हूं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। नहीं देखा बैठे है। बैठे लिंक भेज दो भाई जल्दी से। जाने से पहले बैठे बैठे यही हाँ, जैसे आप हमसे यहाँ साइन करा रहे हो वैसे बैठे बैठे भेज चलिए, दो। आप लिखिए यहाँ पे कि तब तक हम अगला सवाल लेंगे अंकित त्यागी से। नहीं लिखिए, मैं सीरियसली लिखवा रहा हूँ कि हाँ, अगर मैं कुछ लिख दूंगा, रहा- जाने से पहले लिख दूंगा कि आप कहीं जाएंगे नहीं, कि अगर रहा ऐसी कोई स्थिति बनी कि आप किंग मेकर टाइप की सिचुएशन में रहे या मेजोरिटी से कम रहे, तो आप ऐसा मतलब किसी भी साइड पर जाएंगे नहीं। लिख के दीजिए अच्छे बिल्कुल से। लिख के दे क्योंकि देते जब हैं। नतीजे आएंगे तो हम दिखाएंगे लाइव अरे उसको फिर NDTV। आप तो ऐसे भी दिखा रहे हैं, जो भी बोला है वो भी आप डिजिटली दिखा रहे हैं। सही बात है। कि भाई तुमने ये कहा है, तुमने ये कहा है, तुमने ये कहा है। मैं आपको बिल्कुल ये आश्वस्त कर रहा हूं कि ना चुनाव से पहले गठबंधन ना चुनाव के बाद गठबंधन। हाँ, ये जरूर संभव है कि 30 अगर मान लीजिए आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाए कि इतने नंबर आ गए जिससे कि आप ही के बगैर सरकार नहीं बन रही है जी, तो वो लोग भाग जाएंगे, ये भी मैं जानता हूं, मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा। कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है नेताजी का नहीं अपने कॉन्फिडेंस विधायक नहीं है। नहीं है ये देश की जो स्थिति है, और ये कोई नई बात नहीं है। आप जरा कांसीराम जी का जर्नी देख लीजिए, एक बार नहीं 10 बार उनकी पार्टी को तोड़ा गया। प्रशांत किशोर नहीं जाएंगे, एमएलए भाग जाएगा, फिर आप कहेंगे आप ही भेज दिए। नहीं तो आपके नहीं, पर एक आप मधु अपने कोड़ा नेता मॉडल भी तो है जहां पर इतना वहां पे असमंजस था और वो बीच में जाके मुख्यमंत्री बन मैं गए। आपको जो कह रहा हूं कि मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि मेरा कैंडिडेट ठीक है। अब कैंडिडेट, जैसे आपने कहा कैंडिडेट का समर्थक कोई गलत आ गया, जो अभी स्थिति है, अगर इतना हो गया कि जन स्वराज के ही एमएलए से सरकार बननी बिगड़नी है, तो आप निश्चित जानिए कि प्रशांत किशोर को कोई नहीं पूछेगा, वो सारे एमएलए खुद या तो भाग जाएंगे या सरकार पर उसको ये खरीद के क्या ले जाएगी। कॉन्फिडेंस है? ये तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि बड़ी बात बोल रहे हैं। आपको अपने एमएलए पे इतना ही कॉन्फिडेंस? मेरे एमएलए पे आप बताइए, क्या शिवसेना वालों को अपने एमएलए पे कॉन्फिडेंस नहीं था? क्या कर्नाटक वालों को एमएलए को कॉन्फिडेंस नहीं था? भैया लक्ष्मी का आंच इतना है और सीबीआई का डर इतना है, जब सरकार उठा कर ले जाती है तो क्या कीजिएगा आप? तो फिर काहे चुनाव लड़ रहे हैं? फिर चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता इतना मैंडेट दे कि ये सब स्थिति आए नहीं, ये स्थिति आए नहीं। लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूं। गारंटी इसलिए नहीं ले सकता हूं क्योंकि नहीं, पर जो कुछ पार्टियों के एमएलए भागते हैं और कुछ के नहीं भागते। ये किसके भी तो नहीं आप- भागे इस देश में, जैसे बताइए। अगर मोरलेस देखो तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में एमएलए को भगाने में दिक्कत ही रही। दिक्कत है, लेकिन भागे ना। नहीं, कम ही कम भागे ना। ऐसे शिवसेना टाइप का नहीं वही हुआ। अरे भाई वही है, कांग्रेस का कहीं- जैसे मध्य प्रदेश में हुआ वैसा नहीं ऐसा हुआ। है। थोड़ा तो अपने आपके कुछ उम्मीदवार सामने नहीं, बैठे, मैं आपको कुछ तो उनपे एक विश्वास कीजिए। एक बात सुनिए, आम आदमी पार्टी
उस स्थिति में अगर आ जाती कि इसी 10 विधायक के भागने से बीजेपी की सरकार बन जाती तो जरूर हो जाता। अब बीजेपी के 8 हैं, उसके 62 हैं, तो इसलिए नहीं टूटा। लेकिन वैसी स्थिति जो प्रेशर वाली स्थिति हो जाती है, जो रियलिज्म है कि अगर कल हो के हाइपोथेटिकली 30 विधायक जीत गए जनसुराज के और उसी 30 से सरकार बननी है, तो प्रशांत किशोर अपने आप को अगर फांसी पर भी लगा ले तो 30 हमारा बात मानेगा? उसको तो चाहिए कि भैया हमको किसी तरह सत्ता में आओ प्रशांत किशोर जो। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम अपने प्रयास में, अपनी ईमानदारी में, अपनी शुद्धता में कमी नहीं लाएंगे। प्रशांत जी, अब आप आश्वासन दे ही रहे हैं तो एक आश्वासन तो लिख दीजिए जो आपने शुरू से कहा। एक आश्वासन आप लोग अमित शाह से भी लीजिए ठीक है कि अगर सर यहाँ बहुत छोटे दल जीतकर आ सकते हैं और आप 100 ही लड़ रहे हैं तो आपको 120 तो आएगा नहीं। किसी तरह से गठबंधन से अगर पूरा नहीं होगा तो आप खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, किसी को डरा कर नहीं लेंगे। ये भी लिख के ले लीजिए अमित शाह से। चलिए 150, क्योंकि खरीदने वाले लोग, आप कह रहे भाई तुम बिकोगे तो नहीं, हम खाली आपसे ये कह रहे हैं भाई जो खरीदने वाले बाजार में बैठे हैं उनसे भी एक बार पूछ लिया करो। ठीक है, पर 150 विधायक आएंगे पूछिएगा ना? हाँ, 150 पूछिएगा ना? हाँ, 150 विधायक आएंगे तो पूछिएगा कि नहीं, पहले बता सीएम दीजिए। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 150 विधायक में प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे नहीं? क्योंकि आपने पहले कहा था हम नहीं बनेंगे, पार्टी के जो बिल्कुल काबिल बिल्कुल कार्यकर्ता बनेंगे। जैसे आपने कहा कि आप ही सब निर्णय लेते हैं, तो 150 विधायक जीत कर आएंगे तो वो लोग बैठेंगे, तब मीडिया वाले भी आकर, पहले तो हम अकेले थे तो आप नहीं कवर ये कर रहे तो थे वही बात हो गई, उनको। विधायक दल फैसला लेगा। आपने पहले कैटेगोरिकली कहा अभी था, तो आपने कहा हम कोई हमारे CM विधायक नहीं आएंगे बनेंगे। नहीं। आप बनेंगे अब आप नहीं हमको बनेंगे? पहले 20-25 पर ले आए, फिर उसके बाद आप 150 देने लगे। भाई 14 तक इंतजार कर लीजिए, उनको आ जाने दीजिए। अगर हम लोग की क्षमता है कि हम 150 विधायक ला सकते हैं तो उन लोगों में उतनी क्षमता होगी कि वो अपना लीडर भी चुन लेंगे। चलिए अभी ख्याली पुलाव नहीं बनाते, थोड़ा सा सवाल लेते हैं अंकित त्यागी से। अंकित, प्रशांत जी, ये एक्सपेरिमेंट आपका नया है, 3 साल से आप इस पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसा नहीं है कि राजनीति में आपका जो काम रहा है वो इससे पहले भी रहा है। 2015 में आप जेडीयू के ऑफिशियली हिस्सा रहे, उस समय 15 में नहीं, 18 में। 18 में। उसके बाद आपकी पार्टी में एक अब जो एक पार्टी का विलय हुआ, आरसीपी साहब, वो भी जेडीयू से बहुत साल जुड़े रहे, यानी कि सत्ता के साथ आप लोगों ने काम किया है। तो बिहार की जिस बदहाली की आप बात करते हैं, एक मौका आपको तब मिला था उस बदहाली को कुछ बदलने का या उसमें कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने का, तो आपको लगता है कि आप लोग विफल हुए क्योंकि आप लोग राजनीति से जुड़े रहे, सत्ता के साथ जुड़े रहे? बिल्कुल ठीक बात है। आपने मेरे अगर पहले के बयान सुने होंगे तो मैंने ये पहले भी बताया है कि सत्ता में तो मैं कभी यहाँ नहीं रहा हूँ, दल का हिस्सा जरूर था। उस नज़रिए से आप उतनी मेरी जिम्मेवारी आप तय कर सकते हैं। जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट थे आप? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट दल का ना होता है, सरकार के वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। तो आप मतलब नीतीश जी के आप फैन बॉय हैं, लेकिन हम देखिए, मैं बार-बार कर रहा हूं, आप शुरू मत कीजिए। तो हम सरकार के हिस्सा, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने जिम्मेवारी ली है। और मैंने आप पहले भी कहा है कि कोविड के दौरान मुझे इस बात का रियलाइजेशन भी हुआ कि इतनी शक्ति, ताकत, नेटवर्क, पैसा, संसाधन होने के बावजूद मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए तय किया कि नहीं, अब ये दूसरा रास्ता लेना है। और अगर मान लीजिए कि आपकी बात मान भी ले कि मेरी गलती रही, तो उसका प्रायश्चित भी मैं ही कर रहा हूं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। 3 साल से आकर प्रयास भी मैं ही कर रहा हूं। और जहां तक बात है 15 में जब मैं आया था, तो जो 7 निश्चय की पूरी चर्चा हो रही है, वो 7 निश्चय 40,000 गाँव में सर्वे कराकर बनवाने का प्रयास मैंने किया था। बिहार विकास मिशन की स्थापना कराई थी, लेकिन हम कभी सरकार के हिस्सा नहीं रहे। लेकिन ये कहना कि ये कह के मैं अपनी जिम्मेवारी से बचना नहीं चाहता हूँ। मुझे और बिहार के समाज के लिए मैं और कुछ कर सकता था, जो शायद नहीं किया। उस समय मेरी प्रायोरिटी में नहीं रहा होगा या मेरी समझ में का हिस्सा नहीं था। तो जब समझ हुआ तब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने जिस भी पार्टी के, तो आपने स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं या हिस्सा रहे हैं, आपने हमेशा बात की है विकास की, उनके लिए आपने पॉलिटिकल रोड मैप बनाया है। बट यहाँ जब आप खुद चुनाव लड़ने आए तो हाल फिलहाल में आपके कुछ बयान देखे जहाँ आपने फिर से ये पूरा बिहारी वर्सेस बाहरी, गुजरात वर्सेस बिहार वाला पॉलिटिक्स शुरू किया है। आप जो कि आप तमिलनाडु से लेके, पंजाब से लेके, दिल्ली से लेके, कलकत्ता से लेके हर जगह आप रहे हैं, आपको वहाँ पे वेलकम किया गया है और खुद तो आप वोटर रहे हैं कलकत्ता के अंदर, और आप बिहारी वर्सेस बाहरी वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको लोग कलकत्ता में बाहरी बोलते तो बिल्कुल बिहारी वर्सेस बाहरी की राजनीति कहीं अगर मैंने किया हो तो बताइए। मैं बिहारी प्राइड की बात कर रहा हूँ, बिहारी सब रीजनलिज्म की बात कर रहा हूँ। बिहारी कह के कोई गाली न दे, ऐसी स्थिति बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि हम अपने
दूसरे राज्यों को दोष देने के बजाय अपनी स्थिति को सुधारें ताकि हम लोग के बच्चे बाहर मजदूर न बने। ये बात हम लोग कह रहे हैं, हम बिहारी वर्सेस बाहरी की बात नहीं कर रहे नहीं, हैं। आप कहते हैं कि भाई गुजराती जो हैं आकर के आपका वोट ले जाते हैं और वंदे भारत देते हैं। ये तो गुजरात ठीक को। बात कह रहे हैं तो कि ये तो वही divisive politics होगी हम ना। तो ये बता रहे हैं कि बिहार में आप वोट दे रहे हैं मोदी जी को, बहुत सारे लोग इस बात पर कि मोदी जी देश में विकास कर रहे हैं। बिहार में आप जाइएगा, लोग, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल देखिए कि बुलेट ट्रेन बन रहा है, रास्ते चलते लोग बताते हैं भैया मोदी जी के देखिए राज में बुलेट ट्रेन चल रहा है। तो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि भाई गुजरात के लोगों को 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बनाया कर दिया जा रहा है और बिहार के बच्चे छठ में घर आना चाह रहे हैं, टिकट खरीदने का पैसा भी दे रहे हैं तो उनको पैसेंजर भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें बिहारी वर्सेस बाहरी की बात कुछ नहीं है। चलिए प्रशांत, बिहार के लोगों को हम उल्टा बता रहे हैं कि तुम महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को, बंगाल को, हरियाणा को गाली मत दो। अपनी स्थिति अगर गलत रखोगे, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तुम वहां मजदूरी करने जाओगे तो गाली देगा ही देगा। वो गाली दे रहा है, वो गलत कर रहा है, लेकिन हम लोग अपनी स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं। अगर हम लोग के बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए, रोजगार की स्थिति बिहार में ही रहती तो कैसे कोई हरियाणा का आदमी गाली दे पाता? नहीं दे पाता। तो 14 तारीख को मुलाकात होगी आपसे? बिल्कुल होगी साहब, और उस भीड़ में होगी जहां पर कि इतिहास, जो भीड़ इतिहास बनते देखेगा और एक नया इतिहास क्रिएट करते हुए विटनेस जिसका बनेगा, उस भीड़ में देखिए, मुलाकात होगी। ये नया इतिहास बिहार में रचा जाएगा या नहीं, इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं, प्रशांत किशोर के पास नहीं है, किसी सेफोलॉजिस्ट के पास नहीं है, किसी विशेषज्ञ के पास नहीं है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कि आपने प्रयास किया है। आपने पिछले 3 साल में जगह जगह जाके एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। अब जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो लोग आपको एनडीटीवी पर, टीवी पर, डिजिटल पर, सोशल पर देख रहे हैं, जिनके वोट हैं यहाँ पे, उनको तय करना है कि इस नई पहल को वो वोट देना चाहते हैं, केवल वीडियो ही देख रहे हैं या वोट देंगे, ये बिहार की जनता को तय करना है। बिल्कुल उनको तय करना है कि उनको इसी व्यवस्था में अगले 5 साल रहना है या अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन में वो कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो हम अभी ज़िंदगी जी रहे हैं, कमोवेश यही ज़िंदगी अगले 5 साल भी जीनी है, क्योंकि 10 साल मैंने कमिट किया हुआ है बिहार के लिए, कम से कम 10 साल तो देंगे ही देंगे। लोगों को तय करना है कि भाई तुम इसी व्यवस्था में रहना चाहते हो या बदलाव चाहते हो। अगर बदलाव नहीं चाहते हो तो इसी में आगे कंटिन्यू कर लीजिए। कल हम लोग गाड़ी में साथ में कैंपेन देख रहे थे आपका, तो मुझे मालूम है कितने लोग इस वक्त आपका वेट कर रहे हैं, कितने फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इतना लंबा आपका कार्यक्रम है। तो इससे ज़्यादा हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। 14 को मुलाकात होगी। अमित शाह जी से जो सवाल जो तय हुआ है, दोनों पूछिएगा जरूर। 2 सवाल तय किया गया है कि सम्राट चौधरी के आपराधिक हिस्ट्री की जानकारी 7 लोगों की, सीधा सवाल है, 7 लोगों के हत्या का जो आरोप है, उस केस का स्टेटस गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री होने के नाते उनके नज़र में क्या है? और दूसरा सवाल कि अगर ऐसी स्थिति आ गई तो क्या वो किसी दूसरे छोटे दल या कमजोर दल को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाएंगे कि नहीं? ये 2 सवाल मेरी ओर से जरूर पूछ आप लीजिएगा। इसको एक डायरेक्ट राइवलरी के तौर पे देखते हैं कि आप एक तरीके से ग्रज मैच है आपका और अमित शाह जी का? नहीं, अमित शाह जी का नहीं, क्योंकि आप लोग हम लोग को इतना ग्रिल करते हैं और करना भी चाहिए, आप लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लेकिन मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि जो जवाब दे रहा है उसको आप 100 सवाल पूछ रहे हैं, जो जवाब नहीं दे रहा है वो कह रहा है हम एफिडेविट कर लिए, जाके पढ़ लेना, और उसको आप लोग पूछ भी नहीं रहे हो। पूछो तो सही, वो जवाब तो नहीं देंगे। लेकिन आपने कहा कि उनको केस में बरी हो गए, वो तो जवाब नहीं दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो मैंने आपसे आग्रह ये कहा कि आप बिहार की, आप तो लोकतंत्र के एक हिस्सा हैं, तो बिहार की जनता को ये जानकारी हो कि आखिर वो केस का स्टेटस क्या है, और हु बेटर देन द होम मिनिस्टर हिमसेल्फ, बिकॉज वो अभी आएंगे आपके यहाँ। चलिए, आपको भी मालूम है कोई सवाल पूछेगा तो हम ही पूछेंगे, और तो किसी के बूते की है नहीं। आप यहाँ पे आए, अब ये दूसरे मीडिया वाले से आप राइवलरी अपना फिक्स कर रहे हैं। राइवलरी तो है ही, जैसी आपकी राइवलरी है वो तो है ही, उसमें कोई शक थोड़ी है। जैसी अगर पूछेगा तो एनडीटीवी पूछेगा, इसीलिए मेरा विश्वास है कि अगर कोई पूछेगा तो एनडीटीवी पूछेगा, इसलिए आपको देख कर जा रहे हैं, जरूर पूछिएगा। बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं भाई ये। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और धन्यवाद। सुबह सुबह उठने के लिए है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। आपको लिख के देना है? हाँ, लिख के दे दीजिए भाई, वो भूलिएगा नहीं, फिर आप लिखेंगे नहीं तो हम दिखाएंगे क्या। लिख के दीजिए। एक जरा कैमरा निकट में ले आइए, उस कैमरे को दिखा दीजिए, लिख रहे हैं, लेके आइए वो कैमरा, गिम्बल वाला कैमरा लेके आइए। एक कैमरा जरा मंच पे लेके आइए, दिखाइए नेताजी लिख रहे हैं। मैं चुनाव से पहले, नहीं, मैं नहीं लिखा, ना चुनाव से पहले। अच्छा, ना चुनाव से पहले, वो पेन थोड़ा सा ऐसे, ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना परिणाम, ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना परिणाम के बाद गठबंधन।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसको हम बचा के रख लेते हैं। हाँ रख